सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे संज्ञा। संज्ञा के हमने 3 भेद पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद पढ़े थे। समूहवाचक कह सकते हैं, समुदायवाचक कह सकते हैं और दूसरा था द्रव्यवाचक। उसके बाद में हमने पढ़ी थी भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जो है उस भाववाचक संज्ञा की रचना कैसे होती है। जैसे संज्ञा है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और अव्यय शब्द हैं। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें अक्सर ऐसे उदाहरण दे दिए जाते हैं जो विद्यार्थी जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर वो क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा होती है। और कई बार जातिवाचक संज्ञा के ऐसे उदाहरण दे दिए जाते हैं, देखने में ये लगता है कि जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो ऐसा जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन सकती है और जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक जो संज्ञा है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन सकती है। कई बार जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा यह भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है, भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। और कुछ विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, वो भी क्या बन जाते हैं? भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। ऐसा कब होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बनेगी? देखिए, जब कोई संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर, किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर उस व्यक्ति जैसे, यानी उस व्यक्ति जैसे गुण दोषों से युक्त अन्य व्यक्तियों का बोध करवाए। यानी जब वाक्य में प्रयुक्त कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर उस व्यक्ति में जिसका नाम आया है उस जैसे गुण या दोष युक्त किसी अन्य व्यक्ति का वहां बोध करवा रहा है, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा न मान होकर क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह जातिवाचक जो संज्ञा है वो हमेशा एक समूह का, यानी जाति के समूह का बोध करवाती है, जाति का बोध करवाती है। तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसका बोध करवाए? वह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो, अर्थ में रूढ़ यानी प्रसिद्ध रूढ़ हो, तब क्या होगा? वहां जातिवाचक संज्ञा न होकर क्या मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इसी तरह भाववाचक जो संज्ञा होती हैं, यानी जातिवाचक जो संज्ञा होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं? एक वचन में होती है। क्या होती है? एक वचन में होती है। और ये जातिवाचक संज्ञा शब्द अगर बहुवचन में प्रयुक्त हो रहे हो वाक्य में, किसमें? बहुवचन में, यानी जातिवाचक संज्ञा शब्द हमेशा जब तक एक वचन में है तो जातिवाचक संज्ञा है, अगर बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए तो क्या बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी तरह
कुछ विशेषण शब्द होते हैं जो बहुवचन में जब प्रयुक्त होंगे, बहुवचन में प्रयुक्त होंगे तो किसका रूप ले लेंगे? भाववाचक संज्ञा का रूप ले लेंगे। तो इस तरह की जो क्वेश्चन है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कब बनती है और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयुक्त होती है, जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा का रूप कब धारण करती है, और कुछ विशेषण शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा कब बनते हैं? जब वो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा कब बनती है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग होता है? तो हम कह सकते हैं जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का या अन्य व्यक्तियों का बोध कराती है, सभी व्यक्तियों का बोध कराती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर क्या करेगी? उस व्यक्ति जैसे, यानी जिस व्यक्ति का वाक्य में नाम आया है उस व्यक्ति जैसे गुण दोष से युक्त, या तो उसके गुणों के आधार पर या उसके दोष के आधार पर गुण दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती हैं। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। या हम यह कह सकते हैं, अथवा में यह कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नामों का भी ज्ञान कराता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा माना जाता है।
यानी व्यक्तिवाचक तो संज्ञा तो वो होती है जो किसी एक व्यक्ति विशेष के नाम का बोध करवाए। और जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अपने साथ अन्य नामों का ज्ञान कराता है, यानी एक व्यक्ति विशेष का ज्ञान न कराकर अन्य नामों का भी ज्ञान करा रहा है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। या हम यह कह सकते हैं कि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आज के स्वार्थी युग में करण का मिलना बहुत कठिन है। आज के युग में, आज के स्वार्थी युग में करण का मिलना बहुत कठिन है। अब यहां किसी का नाम आया है करण, लेकिन यहां जो इस वाक्य में बात हो रही है वो करण से संबंधित न होकर करण में या तो कोई दोष है या गुण है। करण जैसे गुण या दोषों से युक्त अन्य व्यक्तियों की बात हो रही है। जैसे कर्ण था वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, कर्ण था वो अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। तो वाक्य में बात ये कह जा रही है कि आज का जो स्वार्थी युग है उसमें कर्ण के समान या कर्ण जैसा दानवीर का मिलना बहुत कठिन है। तो यहाँ कर्ण के बारे में न कहकर बातें अन्य व्यक्तियों के बारे में कही जा रही हैं, अन्य के बारे में, जिसमें कर्ण जैसा क्या हो, गुण हो। कर्ण में क्या गुण था, दानवीरता। इसी तरह हम कह सकते हैं तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो। अब यहां बात हरिश्चंद्र की नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है किसी अन्य की, जो जिसमें हरिश्चंद्र जैसे या तो गुण है या दोष है। हरिश्चंद्र था वो किसके लिए प्रसिद्ध था, अपनी सत्यवादिता के लिए, ये इसका एक गुण था। तो हरिश्चंद्र जैसी सत्यवादिता है, उस सत्यवादिता की यहां बात हो रही है, अन्य की बात हो रही है। तो ये जो शब्द हैं ये किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर उस व्यक्ति विशेष जैसे गुण दोषों से युक्त अन्य व्यक्तियों का बोध करवा रहे हैं। तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब यहां जयचंद अगर नाम देखा जाए तो ये तो एक किसी का नाम है, लेकिन यहां जयचंद जैसे गुण दोषों से युक्त अन्य व्यक्तियों की बात हो रही है। तो जयचंद था उसमें या तो कोई गुण था या कोई दोष था। तो इसमें दोष था, क्या था, जयचंद क्या था, गद्दार था। क्या था, गद्दार था, गद्दारी की थी इसने, धोखेबाज था। तब तो यहां जयचंद की बात न कहकर यानी जयचंद जैसे गुण या दोषों से युक्त अन्य व्यक्तियों की बातें हो रही हैं। तो यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ विभीषणों की वजह से शत्रु देश पर हमला करते हैं। कुछ विभीषणों की वजह से शत्रु देश पर हमला करते हैं। अब विभीषण तो किसी का नाम था,
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के यहाँ विभीषण की बात नहीं हो रही है। विभीषण के अंदर कोई गुण या दोष थे, उन गुण दोषों की बात हो रही है, और उस गुण दोषों को लेकर अन्य व्यक्तियों के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ विभीषणों की वजह से शत्रु देश पर हमला करते हैं। तो विभीषण क्या था? वेदी था। ये इसका क्या था? दोष था। जैसे कह दिया जाए वह स्त्री तो गंगा है, स्त्री गंगा नहीं हो सकती। यहां जिस स्त्री की बात कही जा रही है, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, उसमें गंगा जैसे या तो गुण है या फिर कोई दोष है। तो गंगा का गुण क्या है? पवित्र। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि वह स्त्री है वो क्या है? गंगा के समान पावन है या पवित्र है। तो गंगा की बात न कह करके गंगा जैसे गुण या दोष से युक्त किसी अन्य की बात जहां हो रही है, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर क्या मानी जाती है? जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसी तरह कह दिया जाए सीता तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अब इस शब्द को परीक्षा में रेखांकित करके दे दिया जाए इस पद को, और पूछा जाए कि रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो यहां बात लक्ष्मी की नहीं हो रही है। बात लक्ष्मी की नहीं हो रही है। लक्ष्मी जैसे गुण दोषों से युक्त किसी अन्य की बातें हो रही हैं। किसकी बात हो रही है? लक्ष्मी के समान गुण या दोषों से युक्त किसी अन्य की बातें हो रही हैं। लक्ष्मी यानी क्या? लक्ष्मी का गुण क्या है? सुख समृद्धि की प्रतीक है। सुख समृद्धि की प्रतीक है। इसी तरह कह दिया जाए वह तो एकलव्य है, जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। वह तो एकलव्य है जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। अब यहां बात एकलव्य की नहीं हो रही है। एकलव्य के समान गुण या दोषों से युक्त अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। एकलव्य का गुण क्या था? गुरु भक्त था। क्या था? गुरु भक्त था, या हम कह सकते हैं आज्ञाकारी था। आज्ञाकारिता उसका क्या था? एक गुण था। इसी तरह कह दिया जाए कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब बात यहां पर शेक्सपियर की नहीं हो रही है। किसकी हो रही है? शेक्सपियर जैसे गुण दोष से युक्त किसी अन्य व्यक्ति की बात हो रही है। शेक्सपियर के अंदर या तो कोई गुण थे या कोई दोष थे, उन गुण दोषों से युक्त किसी अन्य व्यक्ति की यहां बातें हो रही हैं। तो शेक्सपियर में क्या गुण थे? क्या था? एक श्रेष्ठ कवि के गुण थे, या एक श्रेष्ठ रचनाकार था। तो जब किसी भी वाक्य में यानी किसी व्यक्ति विशेष का बोध न करवाकर उस व्यक्ति विशेष से संबंधित जो गुण या दोष हैं, उन गुण दोषों के आधार पर अन्य व्यक्तियों का बोध करवाया जाता है या अन्य व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। और परीक्षा में अक्सर इस तरह के जो उदाहरण है वो पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा
का रूप ले सकती हैं, परिवर्तित हो सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन सकती है कब? जब जातिवाचक संज्ञा किसी संपूर्ण जाति का बोध न कराकर वो जातिवाचक संज्ञा के लिए जो शब्द आया है वो शब्द किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, यानी किसी एक व्यक्ति के अर्थ में रूढ़ हो जाए, तो वहां जातिवाचक संज्ञा न होकर के क्या मानी जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयुक्त होती हैं? तो लिखिए, जातिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द यदि व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ यानी प्रसिद्ध, व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। यानी शब्द होगा, देखने में ऐसा लगेगा कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन वो शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में क्या होगा? रूढ़ होगा, प्रसिद्ध होगा। तो वहां जातिवाचक संज्ञा क्या बन जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। या हम कह सकते हैं कभी कभी जातिवाचक शब्द यदि किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाए, या कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक का कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर व्यक्ति विशेष का बोध कराता है, तो वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यानी शब्द तो होगा, वो क्या होगा? जातिवाचक शब्द होगा, लेकिन वो संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर बोध किसका करवाएगा? किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवाएगा। तो वहां कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जातिवाचक संज्ञा न होकर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। हम कह सकते हैं आजादी के बाद सरदार ने
भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। आजादी के बाद सरदार ने भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। अभी जो सरदार शब्द हैं, ये सरदार शब्द तो एक जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, लेकिन यहां यह जातिवाचक संज्ञा शब्द न होकर वो संपूर्ण जाति का बोध नहीं करवा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा है। यहाँ सरदार से क्या अभिप्राय है, किसकी बात कर रही है, की जा रही है? ये सरदार शब्द यानी सरदार के नाम, सरदार नाम लेते ही सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में या दिमाग में सबसे पहले किसका नाम आता है, या ये शब्द किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए रूढ़ है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। यहां बात सरदार जाति की नहीं हो रही है, ये शब्द संपूर्ण सरदार जाति का बोध नहीं करवा रहा है, ये किसका बोध करवा रहा है? वल्लभ भाई पटेल का बोध करवा रहा है। इसी तरह हम कह दें नेताजी को हमेशा याद रखा जाएगा। अब नेताजी यानी हर कोई राजनीति करने वाला नेताजी होता है। नेताजी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। नेता शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जी तो एक सम्मान सूचक शब्द है, तो नेता शब्द तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लेकिन यहाँ राजनीति करने वाले हर व्यक्ति की, या राजनीति करने वाला जो समुदाय, जो नेता कहलाते हैं, नेतृत्व करने वाले, उनकी बात नहीं की जा रही है। यानी नेतृत्व करने वाली संपूर्ण जाति की बात न करके ये शब्द यहाँ किसके लिए रूढ़ हो चुका है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। नेताजी शब्द किसके लिए रूढ़ है, किसके लिए प्रसिद्ध है? सुभाष चंद्र बोस के लिए। इसी तरह हम कह दें गांधी जी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। गांधी जी के देश में हिंसा शोभा नहीं देती। अब गांधी तो एक जाति हैं, गांधी तो क्या है? एक जाति है, लेकिन ये शब्द यहां संपूर्ण जाति का बोध न कराकर यानी एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहे हैं। ये शब्द एक व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो चुका है। अब कहने को तो राहुल भी अपने नाम के आगे सरनेम है वो गांधी है, सोनिया भी गांधी है, अब उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ। यानी जो गांधी जाति है उसकी बात नहीं हो रही। ये गांधी जी शब्द है, ये किसके लिए रूढ़ हो चुका है? महात्मा गांधी के। किसके लिए? महात्मा गांधी के। तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द यानी किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो वहां जातिवाचक संज्ञा न होकर के क्या मानी जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। या हम ये कह सकते हैं जब कोई जातिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध न करवाकर यानी किसी एक व्यक्ति विशेष का बोध करवा रहा हो या एक व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो, तो वहां क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर सकती है, और जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर सकती है। अब जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग ऐसा कब होता है कि भाववाचक जो संज्ञा होती है, भाववाचक जो संज्ञा होती है सदैव एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। वाक्य में एक वचन के रूप में प्रयुक्त है, तब तो वो क्या है?
भाववाचक संज्ञा है। और ये भाववाचक संज्ञा शब्द यदि वाक्य के अंदर बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए, एक वचन में प्रयुक्त न होकर क्या हो जाए, बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए, तो वहां भाववाचक संज्ञा न मानी जाएगी। और क्या मानी जाएगी, भाववाचक संज्ञा न मानकर वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। यानी भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं वाक्य में, हमेशा एक वचन में है तो भाववाचक संज्ञा है, और बहुवचन में है तो जातिवाचक संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव यानी हमेशा एक वचन में, सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होते हैं। भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। वहां जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यानी भाववाचक जो संज्ञा है उसका प्रयोग सदैव क्या होता है, एक वचन में। अगर भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए, बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाए, तो वहां वो भाववाचक संज्ञा न होकर किसका रूप धारण कर लेती है, जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। जैसे हम कह सकते हैं, शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही है। शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं। अब देखो, चोर शब्द था, चोर शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम नहीं है। चोरी करने वालों का जो समुदाय है संपूर्ण, वो क्या सब क्या कहलाते हैं, चोर। तो चोर क्या है, जातिवाचक है। चोर से, जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, चोरी। क्या बनती है, चोरी, भाववाचक। और भाववाचक कब तक है, जब तक क्या है, एक वचन में। क्या है, एक वचन में। जब इस चोरी शब्द को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाए, क्या बनाया जाए इसका, बहुवचन, तो क्या बनता है, चोरियां। क्या बनता है, चोरियां। तो ये वापिस क्या बन जाती हैं, जातिवाचक। क्या बन जाती हैं, क्योंकि जो भाववाचक संज्ञा है उसमें, यानी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा किस में होता है, एक वचन में होता है। सदैव किस में होता है, एक वचन में। जैसे ही इस एक वचन को बहुवचन बनाया जाएगा तो वापिस क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। तो चोरियां शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा न होकर के क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम कह दें, अब दूरियां भी नजदीकियों में बदल गई है। अब दूरियां भी नजदीकियों में बदल गई हैं। अब शब्द था दूर, और दूर से भाववाचक संज्ञा क्या बनी थी, दूरी, और इसका बहुवचन क्या बनाया, दूरियां। तो जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह शब्द था नजदीक, शब्द क्या था, नजदीक, शब्द था नजदीक।
और नजदीक शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बना? नजदीकी या निकटतम। और बहुवचन में प्रयुक्त किया तो वापिस ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है, क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा बन गई। उसमें इतनी बुराइयां हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। अब शब्द क्या था? शब्द था बुरा। भला बुरा विशेषण शब्द है। और भाववाचक संज्ञा क्या बना? बुराई। बुराई क्या थी? भाववाचक संज्ञा थी। अब इस भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त किया तो क्या बन गया? बुराइयां। और भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए तो क्या किसका रूप ले लेती हैं? जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेती हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। अब मूल शब्द क्या था? प्रार्थना। और प्रार्थना शब्द क्या था? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक भाववाचक संज्ञा शब्द था। लेकिन कब तक था? जब तक एक वचन में था। क्या था? एक वचन में प्रयुक्त था। जैसे ही इसको बहुवचन में प्रयुक्त किया गया तो प्रार्थना शब्द से क्या बन गया? प्रार्थनाएं। क्या बन गया? प्रार्थनाएं। और जब यानी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए तो वो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो हमेशा याद रखना, भाववाचक संज्ञा है वो सदैव किस में प्रयुक्त होती है? एक वचन में। और एक वचन से अगर उसको बहुवचन बनाने की कोशिश की जाए या बहुवचन में भाववाचक संज्ञा को प्रयुक्त किया जाए तो वो भाववाचक संज्ञा न रह करके क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो ये हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर सकती है। और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। एक वचन में प्रयुक्त है तब तक वो भाववाचक संज्ञा है। अगर वो बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए तो फिर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह कुछ विशेषण शब्द हैं, कुछ विशेषण शब्द हैं तो हम कह सकते हैं कुछ विशेषण शब्द। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कुछ विशेषण शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा बन जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। जैसे देखिए गरीब शब्द है, गरीब एक वचन में है तब तक तो क्या ये विशेषण है, यानी किसी की दशा बताई जा रही है। गरीबी अमीरी दशाएं है। अगर इसको बहुवचन में प्रयुक्त किया जाए, कहा जाए गरीबों पर सदैव
दया करनी चाहिए। जैसे ही इस विशेषण शब्द को हमने बहुवचन में प्रयुक्त किया तो ये क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा बन गया। क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा बन गया। इसी तरह हम कह दें, अब बड़ा शब्द है, बड़ा, छोटा। अब बड़ा शब्द है, क्या है? एक विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द है। किसी की विशेषता बताने के लिए, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए काम में आता है। तो हम कहते हैं इसका बहुवचन बनाएं, बड़ों। बड़ों का सदैव आदर करो। बड़ा शब्द था तो विशेषण था, लेकिन जैसे इसको बहुवचन में प्रयुक्त किया तो बड़ों का, यानी अपने से जो बड़े हैं उस संपूर्ण जाति का यहां बोध हो गया। तो क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा शब्द बन गया। इसी तरह छोटा शब्द विशेषण शब्द है, छोटा, और बहुवचन में प्रयुक्त करें तो छोटों। छोटों के प्रति स्नेह रखना चाहिए। छोटा, बड़ा, ये विशेषण शब्द हैं। गरीब, अमीर, जैसे ये शब्द यानी बहुवचन में प्रयुक्त हो जाए तो किसका रूप धारण कर लेते हैं? जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेते हैं। तो आज का जो संज्ञा रूप परिवर्तन का जो हमारा प्रकरण था वो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण था। रेट में, पटवार में, सब इंस्पेक्टर राजस्थान पुलिस में और सीटेट जैसे जो एग्जाम हैं, या न्योदय या केवीएस के जो एग्जाम हैं, उनमें अक्सर ऐसे उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो अब जो विकारी शब्द, जो विकारी संज्ञा शब्द था, उस संज्ञा शब्द का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगर आपने पूर्ण रुचि के साथ इस प्रकरण को पढ़ा है तो कोई भी एग्जाम हो उनमें आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो सकता। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदैव इसी तरह मेरे साथ बने रहें और हम निरंतर इसी तरह यानी पूरा जो मनोयोग है, पूरी जो लगन है उसके साथ आगे बढ़ते रहें।